नहीं देखिए, यूपी स्पेशल शुरू-शुरू में चूँकि अभी नया है, अभी 2 ही बार हुआ है वो, तो इसलिए अभी अब इस बार को मेंस खुलने में 3 बार हो गया। लेकिन अभी भी लोगों को उसके बारे में ठीक से पता नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कितना योगदान आप मानते हैं अपने सिलेक्शन में? नमस्कार मित्रों, मैं डिप्लोमेटिक हर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। यूपीपीसीएस का रिजल्ट आ चुका है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर सर का चयन हुआ है। सर, पहले अपना आप परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है और मेरा यूपी पीसीएस 2024 में कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर पे रैंक 2 पे सिलेक्शन हुआ है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने जो है 2016 से लेके 19 में ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद वहीं से मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, उसमें गोल्ड मेडल भी मिल चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से, फेलोशिप वगैरह मिली है। उसके बाद फिर जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से एमबीए किया हुआ है और फाइनली जेआरएफ भी है मैनेजमेंट में, और फिर ये इसकी तैयारी यूपीएससी की है उसके बाद से। सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? यूपी पीसीएस से मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था। और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन किया तो उसमें क्या है? यूपीएससी में मेरा 3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं आई है कोई भी। अच्छा सर, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कितना योगदान आप मानते हैं अपने सिलेक्शन में? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पुरानी परंपरा रही है सिलेक्शन को लेके, थोड़ा सा इधर बीच कुछ उसमें गिरावट आ चुकी है, लेकिन एक चूंकि माहौल बना हुआ है एक दूसरे से, तो माहौल ज़रूर मदद करता रहा है। वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मदद करता है कहीं ना कहीं से। ठीक है सर, आपकी प्रीलिम्स की क्या रणनीतियाँ थी? आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे या आप रूम में रहकर सेल्फ स्टडी से प्रीलिम्स पास किए हैं? देखिए, यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो बहुत ही मतलब ऑब्जेक्टिव तरीके का होता है। वहाँ पे वो फैक्ट्स जो हैं और इन सब चीज़ों को बहुत पूछते हैं, उनकी कुछ सेलेक्टेड थीम्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो इसमें ये है कि वैसे बहुत लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोचिंग वगैरह करते हैं, लेकिन हमने प्रीलिम्स की स्पेसिफिक कोई कोचिंग प्रीलिम्स की नहीं की थी। बस इसकी यही स्ट्रेटजी रहती थी कि कोई भी बुक लिए बिना जो उनके पास्ट ईयर के एटलीस्ट 5-6 ईयर से क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ के जो माइक्रो थीम्स जो रिपीट हो रही हैं बार बार, उन माइक्रो थीम्स को एक टॉप सब्जेक्ट वाइज उनको कैटलॉग कर लिया जाए। और फिर ऐसे करने से लगभग 100 से 200 थीम्स आपकी पर्सनल हो जाती हैं। फिर उन थीम्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करके या तो शॉर्ट नोट बना लें, या अगर वो एकदम फैक्चुअल हैं तो उनको याद कर लें। और थोड़े बहुत कुछ जैसे कुछ चीज़ें और भी हैं जो थीम्स तो नहीं हैं, लेकिन जैसे बजट वगैरह है, कुछ मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। तो एक तरह से मतलब यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो एक रिपीटेड थीम्स का ही मतलब कलेक्शन है। तो उसी थीम्स को अगर आप खुद से आइडेंटिफाई कर लिए तो कोई सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है आपको। सर, जैसे कि प्रीलिम्स में सीसैट बहुत मिनिमम आता है, इसका वेटेज है कि इसे यूपीएससी का बहुत हाई लेवल का आता है? नहीं देखिए, यूपीएससी का जो सीसैट है वो कहीं ना कहीं उसका जो क्वांट का सेक्शन है और कुछ हद तक उसका जो कॉम्प्रिहेंशन भी है वो कैट ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है और काफ़ी लोगों को रोक भी देता है। लेकिन यहाँ का जो सीसैट है वो बहुत ही फंक्शनल रहता है, हर आदमी कर सकता है, यहाँ एकदम क्वालिफाइंग रहता है। यहाँ सीसैट में मतलब क्लास 8 की मैथ्स के आसपास का ही वो रहता है। और मेंस की आपकी क्या रणनीतियाँ थी? GS1, GS2? देखिए, मेरा ये था कि मेंस चूँकि मेरा यहाँ का कोई पहले का ओरिएंटेशन था नहीं, तो मेंस की जो भी प्रिपरेशन थी वो वहीं यूपीएससी के हिसाब से जो नोट्स वगैरह थी। लेकिन यहाँ का मेंस का जो नेचर है और जो क्वेश्चन पेपर का अप्रोच है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। ये ज़्यादा सवाल सब्जेक्टिव पूछते हैं और एकेडमिक सवाल भी लेके आते हैं। यूपी स्पेशल के 2 पेपर्स इनके स्पेशल हो जाते हैं। तो मेरा बस यही था, क्योंकि और मटेरियल मार्केट में जो है वो एक ही तरह का है जो सब लोग पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग की बुकलेट्स वगैरह हैं। तो मेरा ये था कि जो अपनी बेसिकली तो जो न्यूज़पेपर हैं, उनसे जितना ज़्यादा मटेरियल निकाला जा सके ऑफिशियल डेटा के रूप में, फिर जो अपनी मास्टर्स वगैरह में पढ़ाई की गई हैं, उनसे सप्लीमेंट कर के जो इनरिच्ड कंटेंट है, जो चाहे पॉलिटी की किताबें हैं, चाहे इकोनॉमिक्स की, वो निकाला जाए। फिर कुछ थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा जो रिपीटेड थीम्स हैं उसमें खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके निकाला जाए, एथिक्स के एग्जाम्पल सप्लीमेंट किए जाएँ। तो मतलब ये ओवरऑल ये था कि अपने से एक स्टैंडर्ड कंटेंट बनाया जाए जो सबसे अलग रहे, और वो याद भी रहेगा और वो अच्छा इम्पैक्ट भी डालेगा। आपकी डेली की रूटीन क्या थी? मेरी रूटीन तो मतलब इतनी कोई, जैसे चूँकि यूपीएससी के अटेम्प्ट्स के समय तो बहुत सर्टेन रूटीन थी। इस समय कई चीज़ें साथ-साथ चल रही थी, तो ऐसे जब एग्ज़ाम करीब आया है तभी डेडिकेटेड रूटीन रही है। जैसे मेंस था,
तो मेंस में था कि सुबह सबसे पहला काम ही था कि आप कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस लिखिए बैठ के, उसके बाद फिर अपनी नोट्स को सप्लीमेंट करना शुरू करिए, फिर शाम को कम से कम 1 एस्से लिखिए, फिर नोट्स को सप्लीमेंट करिए। तो उस समय तो अब घंटा तो नहीं काउंट होता था, लेकिन दिन भर तो वो कैटलॉग्ड होके सारी चीज़ें चलती थी। यूपी स्पेशल को आप यूपीएससी की तैयारी करने वालों और पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए कितना चुनौती मानते हैं, ऑप्शनल और यूपी स्पेशल अलग-अलग? नहीं देखिए, यूपी स्पेशल शुरू-शुरू में चूँकि अभी नया है, अभी 2 ही बार हुआ है वो, तो इसलिए अभी अब इस बार कुल मेंस खुलने 3 बार हो गया। लेकिन अभी भी लोगों को उसके बारे में ठीक से पता नहीं है, और जो मार्केट में जो कंटेंट आ रहा है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल कंटेंट है। अभी भी वो कंटेंट वैसा नहीं है जैसा वो पूछ रहे हैं, वो पूछना उन्होंने डायनामिक शुरू कर दिया है, जो उस तरह का कंटेंट मार्केट में है नहीं। वो बुकलेट्स वगैरह जो हैं उनको रटने से उतना रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो मेरा पर्सनल ये था कि कुछ बेसिक्स हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी तो आप जो मैम अवेलेबल कंटेंट है उससे पढ़िए, ऊपर से इंग्लिश में कंटेंट भी थोड़ा-सा यूपी स्पेशल का उतना अच्छा नहीं है। तो मेरा तो ये था कि जो मेरा पर्सनल ये था कि जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसमें गवर्नमेंट के एड फुल पेज जो होते हैं, वो लगभग हर दूसरे-तीसरे दिन आते हैं, उसमें पूरा डेटा और सारी चीज़ें होती हैं। प्लस इंग्लिश पेपरों में एक्सप्रेस ये है जो यूपी की न्यूज़ को दे देता है। तो ये इसको हम काफ़ी हद तक हमने कलेक्ट किया साल डेढ़ साल के यू एक्सप्रेस को, और यहाँ पे मतलब कोई दो राय नहीं है कि जो हिंदी के पेपर हैं, उसमें मेरा तो अमर उजाला ही रहा है, तो उसमें जो जिले स्तर की, प्रदेश स्तर की जो छोटी-छोटी खबरें आती हैं, जो सीधे सरकार की योजनाओं और कोर्ट के जजमेंट से जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी कैटलॉग कर लेना, और जो कोई मतलब जनता की माँग से जुड़ी है या किसी भ्रष्टाचार से जुड़ी है, उनको भी कैटलॉग कर लेना। तो इन सब से थोड़ा-सा काफ़ी डायनामिक हुआ यूपी का पेपर। लेकिन फिर भी उतना अच्छा यूपी का पेपर हो नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अलग-अलग तरह की चीज़ें पूछ ली थी वहाँ पे। एनसीईआरटी कितना मायने रखता है? आंसर राइटिंग कैसे बेहतर बनाएँ एनसीईआरटी को पढ़ने से या ऐसे ही? ये मेरा पर्सनली मानना है कि एनसीईआरटी ज़रूरी है, लोग पढ़ते आए हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ी है, कॉन्सेप्ट अगर स्कूल में पढ़ी है, 1-2 जो बार बिगिनर है कोई बीए, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर शुरू करना चाहता है, अगर कोई बिगिनर है और वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का है, उसने क्लास में एनसीईआरटी पढ़ रखी है स्कूल में अपने, तो उसको दोबारा तुरंत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ी है, तो वो एक बार पढ़ ले। लेकिन अगर देखा जाएगा तो जो बेसिक बुक्स जो पॉपुलर हैं, अब वो उसको पढ़ने से थोड़ा ज़्यादा सप्लीमेंट होगा। एनसीईआरटी अब चूँकि ज्योग्राफी वगैरह क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं एनसीईआरटी से, तो एक बार देख लेना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम मस्ट ही है एनसीईआरटी, ऐसा भी नहीं है। आंसर राइटिंग कैसे बेहतर बनाएँ? देखिए, आंसर राइटिंग चूँकि वो जो उसकी एक रेसिपी है ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कॉन्क्लूज़न और फिर तरह-तरह से एरो बना-बना के लिखना, ये सब इतना ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर हो गया है कि लगभग 90% लोग यही कर रहे हैं। इसी तरह वो लिख रहे हैं आंसर, और रिज़ल्ट भी कम ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि आप पहले तो स्टैंडर्ड कंटेंट बनाइए जो आपका पर्सनल कंटेंट हो। उसके बाद जब आप रिपीटेड राइटिंग करेंगे बार-बार, तो इंट्रोडक्शन की एक अपनी स्टाइल डेवलप करनी पड़ेगी जो आपकी अपनी यूनिक हो। हर आंसर की को अगर आप देखेंगे तो पूरे जीएस के चारों पेपरों को देखने के बाद आप पाएँगे कि कुछ 6-7 कैटेगरी में आप क्वेश्चंस को बाँट पाएँगे। तो उसके हिसाब से आप कोई ना कोई फ्लो चार्ट, कोई वेन डायग्राम कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं। फिर आप पर्टिकुलर वैसे मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, तो हमने हर बार कोशिश की है कि सोसाइटी तक के क्वेश्चंस में इंडिकेटिव ग्राफ डाले जाएँ, जिसमें कोई क्वांटिटी नहीं रिप्रेज़ेंट हो रही है, लेकिन कोई रिलेशन रिप्रेज़ेंट हो रहा है। तो ऐसी चीज़ करने की कोशिश की गई है। फिर कॉन्क्लूज़न में मतलब ये है कि अपना जो रेसिपी चल रही है वो उसको वॉयलेट नहीं करना है, लेकिन एक अपना थोड़ा-सा यूनिक कंटेंट बनाना पड़ेगा, रिपीटेड प्रैक्टिस से जो सबसे अलग हो। ये ना लगे कि हम जो सब लिख रहे हैं भाई हम भी वही लिख रहे हैं, तो ये नहीं करना है। यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी से हो जाता है या उससे अपर लेवल का आता है? नहीं देखिए, यूपीएससी का जो ज्योग्राफी है, यूपीएससी का, वो पूरी तरह फिज़िकल ज्योग्राफी और इन सबों का कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होता है और कुछ करंट। तो उसमें एनसीईआरटी प्लस करंट ही मैटर करता है। लेकिन यूपी पीसीएस का जो ज्योग्राफी है, वो फिज़िकल वगैरह तो पूछता ही है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी भी काफ़ी पूछते हैं। वो वहाँ उतना नहीं पूछा जाता है, फैक्चुअली पूछते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी ने में उतना वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स, उतने सारे फैक्ट्स एनसीईआरटी नहीं देती है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, तो जो बहुत सारी, और जैसे मेरा था कि जो पीएमएफ की आईएएस एक पब्लिकेशन है, उनकी कोचिंग भी चलती है, तो उन्होंने ज्योग्राफी की किताबें काफ़ी इलस्ट्रेटेड तरीके से कलर्ड जो है मार्केट में लॉन्च की हुई हैं।
तो उनकी किताबें अगर लेके पढ़ी जाएँ, हमने तो उन्हीं से पढ़ी हुई हैं, तो वो सैटिस्फाई कर देती हैं आपको। और सर जैसे कि यूपी पीसीएस में हमने देखा है कि करंट अफेयर को रिलेट करके इकोनॉमिक्स में कैसे बेहतर आंसर करें। करंट अफेयर्स का ये है कि जैसे आप ये देखते रह रहे हैं कौन से ये है कि जैसे क्वेश्चंस पूछा यूपी में क्वेश्चन उन्होंने पूछे तो 10 से 20% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होंगे। अब जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ठीक है, लेकिन बाकी 70% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके पीछे कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा कि पूछा क्यों गया है। अब कोई अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, माइग्रेशन पे पूछा गया है, या जैसे सोसाइटी से जुड़ा कोई ऐसे विमेन पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं उसका कोई करंट तो तत्काल आगे पीछे ही कोई घटना होगी। तो आप अगर इतना डेवलप कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि विमेन को लेके और आपने कोई घटना देखी है, जैसे भी सोशल मीडिया पे विमेन का को लेके दुनिया भर की टिप ऐसे चैट जीपीटी आया है, लोग उससे तरह तरह की इमेज उन लोगों की बना रहे हैं महिलाओं की, और बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अब विमेन की डिसेंसी से जुड़ा कोई क्वेश्चन आ गया, आपने देखा कि विमेन की डिसेंसी से जुड़ा या ऑनर से जुड़ा कोई क्वेश्चन है, आप तुरंत उसको इंट्रोडक्शन में आपने कोट किया एज वी हैव सीन द रिसेंट केसेस ऑफ मॉर्फिंग ऑफ इमेजेस ऑफ विमेन, फिर आपने शुरू कर दी बातें, या यही लास्ट में लिखा। तो अगर आप ये स्किल डेवलप कर लेते हैं कि जो करंट में डेवलपमेंट चल रहे हैं उनको हमने क्वेश्चंस में रिलेट कर दिया, हमने देख लिया कि ये क्वेश्चन वहां से ही पूछा होगा, तो ये एक बेस्ट हो जाता है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, और मॉडर्न को पॉलिटिकल साइंस से कैसे रिलेट करके पढ़ा जाए और आंसर राइटिंग किया जाए। नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी और वहाँ भी मॉडर्न पे एम्फेसिस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यूपी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी एंशियंट और मिडिवल के क्वेश्चन यूपी पूछने का आदी रहा है। लेकिन जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस बेसिकली जो है मॉडर्न हिस्ट्री ओरिएंटेड ही है, और जो उसमें वो यहाँ तक कि काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछ देता है, गांधी को लेके, पटेल को लेके, और भी पूछता रहता है। लेकिन यहाँ तक कि अवध, जैसे इस मेरे वाले मेंस में उसने अवध के तालुकेदार को लेके एक सवाल पूछ लिया था, इस तरह की चीज़ें थी। तो जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करने की बात है, अब जैसे ये जो ये गांधी के आने के बाद के जो डेवलपमेंट भारत में हुए हैं, इनको हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा जैसे जब से अंग्रेज भारत में आए हुए हैं, उन्होंने जितने कानून वगैरह लाए उसी को याद करने में लोगों को दिक्कत होती है। तो अगर उसको थोड़ा सा देखा जाए तो मतलब उसमें हम अगर एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो आप ये देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, ये सब कैसे हो रहा है उन कानूनों के द्वारा, तो ये ग्राफ के रूप में भी आपको समझ में आएगा। तो वो हिस्ट्री से भी जुड़ा, उसी तरह आपको पॉलिटिक्स भी रोटेट करते दिखेगी। जैसी मॉडर्न इंडिया की पॉलिटिक्स चली है आज़ादी के पहले की, वो अंग्रेज़ों ने जो कानून लाए उसके हिसाब से ऊपर नीचे होती दिखेगी। तो ये एक थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच है। अगर इस तरह से कुछ लिख लिया जाए, जो दिल्ली वगैरह में जो पब्लिक एड या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बहुत अच्छे टीचर हैं, वो इसी तरह से पढ़ाते हैं जैसे आप कह रहे हैं। जैसे मणिकांत सर का ये मतलब उनका कहना रहता है कि आप पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री को इंटरलिंकेज करके पढ़ो। तो वही मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि हाँ, वही बात है। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इसी वे में जो ट्रेंड है पॉलिटिक्स का, मतलब अंग्रेज़ों ने जो नीतियाँ लाई, चार्टर्ड एक्ट, हाँ, वही जितने भी एक्ट हैं लास्ट तक आके, उनसे जो है पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई है। इसको ऐसे एक लुकमान आईएएस के टीचर थे, उनकी नोट्स थी मेरे पास, तो उन्होंने जो है बहुत अच्छा बार डायग्राम बना दिया था। जो पहला एक्ट अब जब आया, उसके बाद से लेके अंतिम एक्ट तक सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन को उन्होंने ऐसे-ऐसे बार के थ्रू दिखाया था, तो बहुत अच्छा था। ऐसे और भी उन्होंने दिखाए थे। तो ये एक बहुत ही एनालिटिकल तरीका है, ये जिसको समझ में आ जाए वो यूज़ कर ले। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र रहे हैं, तो आप हमारे हिसाब से साहित्य में कविताएं तो जरूर लिखी होंगी। कविताएँ लिखी हैं, बहुत लिखी हैं, और जो है वहाँ पे रहते तो कम लिखी हैं, लेकिन वहाँ से जाने के बाद बहुत कविताएँ लिखी हैं। और जो है मेरा एक सत्याग्रह पे ब्लॉग भी चलता है, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है लखनऊ में, तो उनकी काव्य प्रतियोगिता वगैरह में भी 1-2 बार जाने का मौका मिला है। तो कविताओं का, और इंटरव्यू में भी कविता में सवाल भी पूछे गए, जब उन्होंने हॉबी पूछी कि आपकी हॉबी क्या है, तो कविता में हमने बताया कि हिंदी स्लैम पोएट्री, तो उन्होंने उस पे कविता पे सवाल भी पूछे हैं। आपने कोई कविता हो तो आप बता दीजिए। अरे मतलब जैसे वहाँ उन्होंने जैसे कहा कि आपका प्रवाह हिंदी में कैसा है, हमें देखना है। तो उन्होंने कहा कि आपने हिंदी स्लैम पोएट्री लिखी है, तो उस पे आप अपनी कोई कविता सुना दीजिए। तो उस समय तत्काल एआई बहुत ज़्यादा चर्चा में था,
तो उस पे बस एक कविता, पूरी कविता तो लंबी थी लेकिन उसकी जो मुख्य, उसकी जो रिपीटिंग जो लाइन्स थी वो यही थी कि वो वो मुझसा हो सकता है लेकिन मैं नहीं हो सकता क्योंकि वो रो नहीं सकता। तो यही एक कविता थी, लंबी कविता थी, तो ये कविता सुनाया था हमने वहाँ पे उनके इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप एक अच्छे अधिकारी बनकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और लोगों से एक विनम्रता पूर्वक उनकी हर एक समस्याओं को सुनकर उनको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको बधाई बधाई और शुभकामनाएं। यूपीपीसीएस के बाद आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।